Jai Hind students, we are studying chapter number 6. The topic is your water and video part number 3. The topic is your water, chapter number 6 from geography and video part number 3. तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जो कि हमारा जोग्राफी से है, वाटर जल। तो जल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी अर्थ जो है टोटल मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द वाटर। तो हमारी अर्थ सरफेस जो है, हमारा जो लैंड एरिया है टोटल, उसमें से हमारा 70 नियर अबाउट 71% लैंड एरिया कवर्ड विद द वाटर। हमारा इसमें से 71% लैंड एरिया वाटर से कवर है और नियर अबाउट 29% लैंड एरिया है। इसमें से हमारा 29% लैंड एरिया है और 71% हमारा क्या है, विद कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारा जो है ओशंस हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ हैं। तो जिसके बारे में हम इन द प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ हमारी जो वेव्स होती हैं समुद्र के द्वारा, जो महासागर होते हैं, हमारे समुद्र जो होते हैं, सी जो होते हैं, इनके द्वारा जो हमारी वेव्स जो फॉर्म होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, टाइड्स होती हैं, सुनामी होती है, ये कैसे होती हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ दी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड वेरियस सोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि हमने पहले डिस्कस किया है वाटर की, हमने जाना है वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन द वेरियस सोर्स ऑफ एंड फॉर्म, यानी कि हमारी जो वाटर की डिफरेंट टाइप की जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आई हैव टोल्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो दैट आवर अर्थ सरफेस कवर्ड द 71% वाटर ओवर द अर्थ सरफेस। तो इसमें से हमारा जो 71% जो वाटर है अर्थ सरफेस पर, इसमें से हमारा 97% वाटर जो है क्या है, सालेंटी, और 3% वाटर हमारा कैसा है, फ्रेश वाटर है, जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर है। दिस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि वो हमारे पीने के योग्य है। और वाटर साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड अब हमारे जो ओशंस हैं, इसकी जो सर्कुलेशन है कि वो कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो सर्कुलेशन होता है, वाटर जो ओशंस होते हैं हमारे, उनका सर्कुलेशन कैसे होता है, उसकी वेव्स कैसे बनती हैं और वेव पार्ट्स क्या हैं, इनके साइज वेव्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वेव्स, यानी कि जिसको हम लहरें के नाम से जानते हैं। जो समुद्र की जो विशाल लहरें होती हैं, वेव होती हैं, उनको हम वेव के नाम से जानते हैं। तो वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, लेट्स स्टार्ट डिस्कस। आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ वेव्स, लहरें, जिसको हम लहरें के नाम से जानते हैं। तो वेव्स आर फाउंड बाय द ब्लोइंग ऑफ द विंड्स ऑन दिस अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ सरफेस पर हमारी जो हवाएं जैसे ब्लो होती हैं, चलती हैं, तो उसके द्वारा आप समुद्र में देखते हैं। अब जो किसी समुद्र के छोर के किनारे अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो जिस साइड से, जिस डायरेक्शन से हमारी विंड्स जो है वो ब्लो होती है, तो उसी डायरेक्शन की ओर जो है हमारी ये वेव जो है ब्लो होती हुई, चलती हुई नज़र आती हैं हमें। वो अर्थ ओशन सरफेस पर हमें नज़र आती हैं, बहती हुई चलती हुई नज़र आती हैं। It causes the water to move up and down and even along the direction of the wind, अर्थात जिस साइड की ओर हमारी हवाएं चलती हुई होंगी उसी दिशा की ओर हमारी जो समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो वाटर होता है वो मूव करता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है, जो अप और डाउन होता हुआ, अर्थात ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आता है, जिसको हम वेव के रूप में जानते हैं या लहरें के रूप में हम उसको देखते हैं। If you ever stand close to the shore and you would realize that a wave keep the changing their size and intensity. यदि कभी आप लोगों को समुद्र के किनारों के आसपास यदि छोर पर अगर खड़े होकर देखें, महसूस करें, तो आपको जिस और जिस डायरेक्शन की ओर हवाएं चलती हैं उसी डायरेक्शन की ओर हमारी जो वेव होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो मूव करती हुई नजर आती हैं। तो बट इफ यू नो you throw the piece of wood into the water, it keeps coming back and does not go away, अर्थात यदि कभी आप लोग देखते हैं समुद्री जो डीप वाटर होता है उसमें यदि कोई चीज़ हैवी, जो हमारा हैवी गुड्स, यदि कोई चीज़ भारी वस्तु यदि हम उसमें फेंक दें, डाल दें, किसी चीज़ की वस्तु जो होती है हैवी, यदि उसको फेंके तो उसमें आपको दिखाई देता है कि वो वस्तु जहाँ पे गिरेगी उस एरिया में उसका जो वाटर होता है, पानी होता है, वो
वहाँ पर वापिस आता हुआ नजर आता है। डज नॉट गो अवे, यानी कि वो वहाँ से जाता नहीं है बल्कि वो वापिस उसी जगह की ओर आता है। तो दिस शो दैट द वाटर इज जस्ट मूविंग लोकेलिटी देयर, अर्थात इससे हमें महसूस होता है कि हमारा जो वाटर है समुद्र का जो, वो हमारा मूविंग करता है, गति करता है। तो दिस इज द वेव, ये हमारे समुद्र की ओशन की वेव है। यू कैन सी ओशन वेव। एंड नाउ साइज ऑफ वेव, अब हमारे साइज जो होती हैं, जो वेव होती हैं, ये लहरें जो होती हैं, इनका साइज कैसा होता है, इनकी आकार कितना बड़ा हो सकता है, और किस गति से ये लोग ये वेव्स जो लहरें होती हैं ये कैसे ब्लो होती हैं। तो साइज ऑफ वेव डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करता है, ये जो साइज होता है हमारी लहरों का, ये डिपेंड करता है हमारी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से हमारी जो विंड होती हैं वो ब्लो होती हैं, उसके द्वारा ये वही तय करती हैं कि इसकी दिशा के आधार पर, उसी विंड के आधार पर, हवाओं के आधार पर किस गति से चलती हैं, उसी के आधार पर ये वेव जो हैं वो हमारी ये फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द विंड ब्लो ओवर द ओपन सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि अर्थ सरफेस पर जो हमारा ओशन वाटर होता है उसकी ऊपर सरफेस पर जो हवा बहती नज़र आती है, उसी के माध्यम से हमें हमारी जो वेव हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। एंड द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ विंड्स बिलो, और इसकी जो लेंथ होती है और इसका जो समय होता है वो भी विंड के आधार पर ही होता है। जैसे हवाएं चलती हैं उसी के आधार पर उसकी लंबाई और उसका समय निर्धारित होता है। द स्पीड ऑफ द विंड, जैसी हवा की गति होगी उसी के आधार पर हमारी जो वेव होती है उसकी भी गति उसी के आधार पर निर्धारित होती है। तो द ग्रेटेस्ट दिस देयर द लार्जर इज द वेव, यानी कि ये हमारी गति जो वेव होती हैं ये बहुत बड़ी विशाल भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, और ये हमारी डिफरेंट टाइप की बॉडीज में हो सकती हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया। एंड लेसर कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द विंड एंड देयरफॉर द मूव्स में जस्ट लुक द रिपल्स। तो ये इस प्रकार से हमारी जो डिफरेंट टाइप की जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक हो गया, झील हो गई, तालाब हो गया, और इसके अलावा अन्य जो वाटर बॉडीज हैं उन सब में हमें इस तरह की जो बड़ी और छोटी जो लहरें होती हैं हमें देखने के लिए मिलती हैं। एंड द लार्जर वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशियंस, अर्थात जो बड़ी लहरें होती हैं, जो बड़ी जो वेव बनती हैं वो हमारी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज में बनती हैं, जैसे हमारे ओशंस हो गए। तो ओशंस में हमारी ये सबसे बड़ी नज़र आती हैं ये वेव्स, क्योंकि जो वाटर बॉडीज जो होती है वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर फैला होता है, तो वहाँ पर जो ये वेव्स होती हैं ये बड़े स्तर पर फॉर्म होती हैं। तो वेव्स कंटिन्यू टू गेट लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड, अर्थात जो लार्जर बॉडी हमारे वाटर बॉडीज की होती है उस सरफेस पर हमारी ये वेव जो होती हैं ये एक बड़ा फॉर्म ले लेती हैं, अर्थात बड़े स्तर की लहरें बनकर चलती हैं, और ये हमारा एक एनर्जी के स्रोत में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, जो बड़ी टाइड होती हैं, जो बड़ी वेव होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, तो हम इनको एज ए एनर्जी के स्रोत में भी हम इनको ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए एनर्जी का स्रोत बन सकती हैं, साधन बन सकते हैं, यानी कि हम इससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे एक एनर्जी का स्रोत हो सकते हैं। एंड इन द चैप्टर ऑन एयर you have studied how the cyclonic conditions caused huge wave and caused the devastations on the thousands of square kilometer shoreline in उड़ीसा। तो अभी आप लोगों को रियलाइज हो सकता है, आप लोग मान सकते हैं यदि आप लोगों ने ये पढ़ा हो कि उड़ीसा में एक हमारा साइक्लोन हुआ था जिसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। उस साइक्लोन में हमारा क्या हुआ था, बड़ी मात्रा में ये यहाँ पर डिवेस्टेशन हुआ था, तो यहाँ पर विनाश हुआ था, और ये हज़ारों किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था ये एरिया। तो वेव्स की साइक्लोन की जो लहरें थी, इन्होंने अपनी जो इसकी और समुद्र की जो छोटे किनारे थे उसके आसपास के एरिया को बड़े स्तर पर डैमेज कर देता, डिवेस्टेशन कर देता। तो ये एक बड़ा विनाशकारी भी हो सकती हैं। तो ये लहरें हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकती हैं, इनसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये एक विनाशकारी भी हो सकती हैं। तो ये हमारे लिए दोनों ही प्रकार के से हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी हानिकारक भी हो सकती है मानवता के लिए। तो वेव पार्ट्स, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हमारी वेव होती हैं, ये पार्ट्स ये कैसे बनती हैं। तो क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव, यानी कि जो लहरें बनती हैं सबसे ऊपर का जो पार्ट, हमारी जो लहरों का वेव का जो ऊपर का पार्ट बनता है वो हमारा क्रेस्ट कहलाता है। एंड टू द लोवेस्ट, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर का जो पार्ट और का जो पार्ट होता है, यू कैन सी दिस पिक, ये हमारी ये वेव है, ये लहरें हैं, यू कैन सी इन द अपर पार्ट ऑफ द वेव, ये हमारा
ये क्रेस्ट के नाम से जानती है, जो ऊपर की जो लहरें होती हैं, और ये हमारा इनके बीच की, दोनों लहरों के बीच की जो वेव लेंथ है, जिसको हम इसकी दूरी तय करते हैं कि कितनी स्तर की दूरी, यानी कि किस हाइट से किस स्पीड से ये हमारी वेव बिलो हो रही हैं, बहती हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रॉफ इज वेव हाइट, यानी कि जो हमारा निचला पार्ट होता है वो ट्रॉफ कहलाता है, और ऊपर वाला जो भाग होता है वेव का वो क्रेस्ट कहलाता है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है हमारी, वो इसकी हाइट, ऊंचाई दोनों को तय करती है। तो इस प्रकार से दिस इज द, ये हमारा स्टिल वाटर है, लेवल है, एंड ट्रॉफ ये नीचे वाला वाटर है जो हमको शो करा रहा है। तो ये हमारी वेव्स हैं जो हमें ओशंस में ये नज़र आती हैं। एंड सुनामी, सुनामी जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुनामी यानी कि एक बहुत बड़ी त्रासदी कह सकते हैं, फॉर द डिवेस्टेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी, के लिए ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुनामी जो कि एक जापानी वर्ड है। तो इसके नाम से ही, सुनामी के नाम से ही लोग थर्रा जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी बहुत बड़ी विशाल लहरें खड़ी हो जाती हैं, लगभग हमारी 30-40 फीट से लेकर के ये कई मीटर तक ही हमारी वेव्स खड़ी हो जाती हैं, और ये समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको डैमेज कर देती हैं, उनका विनाश कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ी लहरें, सुनामी जो होती हैं, आसपास के एरिया को पानी से डुबो देती हैं, जल से डुबो देती हैं। तो ये बहुत बड़ी विनाशकारी हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारी सुनामी क्या होता है। तो इन द एडिशन ऑफ विंड्स, वेव आर आल्सो फाउंड बाय द अनट्रेसा अर्थक्वेक्स और अदर शार्प मोशंस इन द सी फ्लोर इन द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अर्थात ये सुनामी जैसी जो लहरें होती हैं ये कब होती हैं, या तो जब हमारा जो ओशंस होते हैं, जो समुद्र होता है, उसमें जब हमारे या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, या तो वॉल्केनिक होते हैं, वॉल्केनिक जो होते हैं हमारे वो एक्टिव होते हैं, या हमारे उसमें अर्थक्वेक होता है, यानी कि भूकंप के कारण। अभी आप लोग देखेंगे किसी पोर्ट में, इसमें एक आप पानी भर के लीजिएगा और उसको आप नीचे से हिलाएंगे, मूव करेंगे, तो उसमें पानी की जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आपको नज़र आने लगेंगे। तो सेम उसी वे में हमारी जो अर्थ होती है, अर्थक्वेक होता है, उसी कारण से हमारी ये बड़ी जो लहरें होती हैं सुनामी जैसी, ये फॉर्म होती हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण से या अर्थक्वेक कारण से, जो हमारी ये फॉर्म होती हैं, जिसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। तो ये सुनामी एक जापानी वर्ड, इसका नेम दिया गया है, जिसको हार्बर वेव के नाम से जानते हैं। अर्थात ये एक इसकी फीचर होती है, एक दृश्य होता है, जिसको हमने एक सुनामी नाम दिया है। और इसके अलावा ये हमारी हार्बर जो होती हैं, इनको एक नाम दिया गया है, हमारी सुनामी जो वेव होती हैं, दैट कैन बी डिवेस्टेड एंटायर कोस्ट लाइन्स, यानी कि जो समुद्र के क्षेत्र के आसपास के जो एरिया होते हैं उनको डिवेस्ट कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, पूरी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो ये विशाल लहरें ये विनाशकारी होती है। एंड सच फेनोमेनास कैन बी शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड द सोर्स ऑफ द फ्रॉम द ह्यूज वेव एंड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस, यानी कि समुद्र के साथ जो उठने वाली जो बड़ी विशाल लहरें होती हैं ये बहुत तेज़ रफ्तार से आती हैं, और समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं पर जो रहने वाली जो नेटिव होते हैं, जो वासी होते हैं, उनको बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो इससे ये एक विनाशकारी लहरें होती हैं जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर देती है, उनका विनाश कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। इसमें जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ ही क्षण में उनका विनाश कर दिया जाता है। ये हमारी खतरनाक लहरें होती हैं। एंड नाउ अब डिस्कस करते हैं टाइड्स, यानी कि ये भी हमारा एक तरह से वेव के ही समान ये लहरें होती हैं, जिसको हम ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ज्वार भाटा यानी कि ये हमारी जो टाइड्स होती हैं ये हमारी वेव से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। तो ये क्या होती हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी जो समुद्र का जो छोर पर आप लोग पानी कभी आता है और कभी जाता है, पीछे चला जाता है, कभी बहुत तेज़ी से आता है और फिर से वो पीछे चला जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा जो होता है ये प्रोसीजर जो होता है समुद्र में, ओशन में, आप लोग देखते हैं कि हमारा पानी कभी पुल होता है, आगे आता है, और कभी फिर से पीछे चला जाता है, धकेल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर जो कहलाता है हमारा ये टाइड्स का होता है। यानी कि टाइड्स जो होती हैं, हमारी जो ज्वार भाटा आता है, ये ड्यू टू ऑफ दी हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे जो यूनिवर्स में, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे
ये ड्यूटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हैंगिंग में लटके हुए हैं। अब क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, क्योंकि हमारी अर्थ जो है ये एक हार्ड रॉक है। तो अब हार्ड रॉक में हमारे क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड जैसी चीज़ है वो वाटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ सरफेस पर क्या है, वाटर है। अब हमारे आसपास के जो ग्रह हैं, जैसे हमारा मून हो गया और हमारा इसके अलावा सन हो गया, यानी कि सन हमारा थोड़ा सा दूर हो जाता है, मून हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, पास है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू ऑफ द मून, यानी कि मून के कारण हमारी अर्थ सरफेस पर, हमारी अर्थ पर हमें ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण से हमारे जो वाटर जो होता है ये उसको अपनी ओर खींचती हैं। अर्थात जो चीज़ें, जैसे भी आप लोग सपोज कीजिएगा, आपने किसी बर्तन में, किसी गिलास में पानी को लिया, जल को लिया और आपने उसको नीचे डाल दिया, तो क्या हुआ, एकदम से बहुत तेज़ी से आपको अर्थ की ओर गिरता हुआ नजर आएगा और बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो ऐसा कारण है क्योंकि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस कारण से उस वाटर को उसने अपनी ओर खींच लिया। तो सेम उसी वे में हमारे जो मून होते हैं, जो हमारे आसपास के जो ग्रह हैं, उन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस कारण से हमारी जो ये वाटर को अपनी ओर खींचती हैं, वाटर को अपनी ओर खींचती हैं और फिर छूटता है। तो हल्का जैसे प्रेशर बनता है, तो इनका जैसे ये प्रेशर बनता है, इनकी ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है, इस कारण से ये हमारी जो टाइड्स है ये फॉर्म होती रहती हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारी ये टाइड जो होती हैं ये कैसे होती हैं और ये कब बड़ी और छोटी होती हैं। ये टाइड्स हमारी दो प्रकार की होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ़ यू लिसन टू द न्यूज़ यू वुड have heard about ships getting stuck near the beaches and then rescuers waiting for the system called high tide pull out on the ships। तो कभी आप लोगों ने न्यूज़ में या किसी टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा है कि कोई नाव है हमारी जो किसी चट्टान से या किसी बीच से टकरा गई है और टकराने के कारण उसमें जो हमारी जो नाव है वो उससे टकरा गई है। तो हमारा टाइड्स क्या है, यानी कि जो हमारी, कभी आप लोगों ने देखा है यदि कोई नाव हमारी इसमें किसी बीच में, समुद्र के जो छोर होता है उसमें बीच में जो फंस जाती हैं या स्टक हो जाती हैं, तो हमारे तब उसकी रेस्क्यू की आवश्यकता पड़ती है। रेस्क्यू के लिए वो वेट करते हैं। एंड क्या, दिस इज द कॉल्ड द अवर टाइड पुल एंड सच शिप। तो हमारा ये सब चीज़ें जो हम, जिससे हम जहाज को खींचने का कार्य करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है टाइड, इस प्रकार से। एंड व्हाट आर टाइड्स, अब हमारी टाइड है क्या, यानी कि टाइड हमारी ये अप और डाउन होने का जो प्रोसीजर है, यानी कि अप और फॉल, उठना गिरना, ये हमारा टाइड कहलाता है। तो टाइड्स आर फेनोमेना, ये हमारे वो फेनोमेना हैं जो कि वेयर द लेवल्स ऑफ वाटर राइज और फॉल्स, यानी कि जिस जगह से हमारा जो वाटर होता है फॉल्स होता है और हमारा ये राइज होता है, यानी उठता है और गिरता है। अर्थात जिसको हम कभी समुद्र के किनारे छोर पर आप खड़े हुए देखते हैं कि पानी आता है और जाता है, आगे आता है और फिर पीछे चला जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ आवर टाइड्स, ये हमारा जो है ये हमारा टाइड्स कहलाता है। तो दिस हैपन्स अल्टरनेटिवली आफ्टर हाई टाइड और वुड बी लो टाइड एंड अगेन एंड हाई एंड टाइड। अर्थात ये प्रोसीजर हमारा कंटिन्यू चलता रहता है, हाई और लो, अप एंड डाउन, ये हमारा इस प्रकार से ये प्रोसीजर चलता है, जिसको हम टाइड के रूप में जानते हैं। एंड टाइड और अगेन एंड हाई टाइड, ये फिर से दोबारा हाई होती है और फिर से लो होती है। तो इस प्रकार से हाई और लो का ये प्रोसीजर हमारा टाइड का चलता रहता है। तो टाइड्स आर एक्सपीरियंस इन सी एंड ओशंस। तो हमारी ये टाइड जो होती हैं ये हमारे ओशंस में होती हैं या सी में होती हैं, यानी कि हमारे जो बड़े महासागर हैं उनमें या हमारे सागरों में होती हैं। तो इस प्रकार की जो वेव्स होती हैं आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द पिक ऑफ कि हमारी जो बहुत सारी जो गाड़ियां हैं आपको समुद्र के किनारे आसपास में नज़र आती हैं, दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी टाइड्स हैं ये लहरें आती हैं जाती हैं, टकराती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, टकराती रहती हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ आवर, हमारा ये लो टाइड और हाई टाइड के कारण ऐसा होता रहता है। तो दिस इज द प्रोसीजर हमारा ये टाइड का कंटिन्यू चलता रहता है। यू आर अवेयर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू ऑफ द ग्रेविटेशन पुल। तो ये हमारा क्या है, हमारी अर्थ क्या हो रही है, मूव कर रही है, क्योंकि हमारा जो डे में ये जो टाइड का जो प्रोसीजर होता है ये डे में ट्वाइस होता है, यानी कि एक दिन में 2 बार। अब दिन में 2 बार कैसे होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है मूव कर रही है ऑन इट्स एक्सिस। तो जैसे अभी सपोज कीजिए हमारा जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट आ गया हमारे इन द ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स ऑफ हमारे मून की इसमें आ गया।
तो मून जो होगा हमारे उस वक्त जो टाइड्स ऑकर होंगी इन हमारे इंडिया के पार्ट में होंगी, यानी कि हमारे जो पार्ट होगा जो मून की तरफ होगा उस साइड में हमारी टाइड ज़्यादा होंगी। फिर जो दोबारा ये हमारे अर्थ मूव करके दूसरी साइड में चली जाएगी, तो जिस साइड में हमारे समुद्र के जो छोर आ जाएंगे ये वहाँ पर होगी। अर्थात ये हमारा किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारा सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी ये टाइड्स होती हैं। ऑल्सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मून होता है वो रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ एंड ऑल सच प्लैनेटरी बॉडीज हैव ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थात जो हमारी यूनिवर्स में जो प्लैनेट हैं वो सब हमारे क्या हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो हैंगिंग है, लटके हुए हैं। एंड द ओशियंस विच हैव वाटर आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल और द सन एंड द मून। यानी कि चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हमारे जो है टाइड्स यानी कि समुद्र में जो वेव्स होती हैं, टाइड जो होती हैं ये होती हैं। अर्थात ये हमारा मानना है यूनिवर्स का कि ये जो टाइड्स होती हैं हमारी ड्यूटी ऑफ मून एंड सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके कारण ऐसा होता है। अब हमारे सबसे पास का करीब का जो ग्रह है मून है, तो मून जो है वो अपनी ओर खींचता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके कारण से अपनी ओर को खींचता है। अब क्या है, अर्थ को तो खींच नहीं सकता क्योंकि अर्थ जो होती है मड होता है, रॉक्स होती हैं, तो उसको तो खींच नहीं सकता। लेकिन जो वाटर होता है हमारा थोड़ा लिक्विड टाइप में होता है, तो ये जो हमारी वेव्स होती हैं जो बनती हैं ये टाइड्स की, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून है अपनी ओर को खींचता है। अब ये कब कैसे कितनी हाई और लो होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब डिपेंड करता है जब हमारा मून न्यू होता है या फुल होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि सबसे बड़ी जो टाइड्स बनती हैं जब हमारा मून न्यू होता है या फुल होता है, यानी कि फुल और न्यू मून में हमारे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि सन, मून और अर्थ ये हमारी तीनों आमने सामने आ जाती हैं। न्यू मून यानी कि ये भी स्टार्टिंग का होता है और फुल मून में भी हमारा जो चंद्रमा होता है वो सीधी गति में होता है, और ये सन और मून और अर्थ का जो हमारा पार्ट है ये आमने सामने जाते हैं, जिस कारण से हमारा ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और इस ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी जो होती हैं ये स्प्रिंग टाइड होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये दो प्रकार की टाइड्स होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग टाइड और न्यू टाइड्स। तो द ओशंस विच हैव वाटर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल मून एंड सन एंड मून, एंड सिंस मून इज 400 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ, यानी कि हमारा जो सबसे करीब का जो ग्रह है वो है मून, और ये इसी कारण से हमारा सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ड्यूटी ऑफ द मून, मून के कारण हमारे अर्थ सरफेस पर हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे समुद्री में जो हमारा वाटर है उनमें ये अपनी ओर इसको खींचने का कार्य करता है, जिस कारण से हमें टाइड जैसी लहरें जैसी वेव्स नज़र आती हैं। इट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन टाइड्स देन द सन, यानी कि सन की अपेक्षा चंद्रमा यानी कि मून ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि ये ज़्यादा अपनी ओर को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी ओर को ज़्यादा खींचेगा। तो इस प्रकार से दोनों ही साइड से हमारा जो है ये टाइड्स होती हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा स्प्रिंग टाइड क्या होता है। स्प्रिंग टाइड जिसको हम बृहत ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, अर्थात सबसे बड़ा ज्वार भाटा जिसको कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ी लहरें जैसे जो टाइड्स होती हैं ये हम इसको बृहत के नाम से जानते हैं, अर्थात बृहत ज्वार भाटा के नाम से इसको जाना जाता है। तो व्हेन द मून इज फुल और न्यू, यानी कि जब हमारा सूर्य और चंद्रमा यानी कि जब चंद्रमा हमारा न्यू होगा या फुल होगा तब हमारा क्या होगा, ये स्प्रिंग टाइड होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारा जो है ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारा अर्थ सरफेस पर हमें ओशन वाटर में ये हमारी टाइड जैसी बड़ी विशाल लहरें नज़र आती हैं और ये आती जाती दिखाई देती हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अवर न्यू मून और फुल मून पर हमारा ये ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस कारण से हमारा जो है ये टाइड्स होती हैं, ये व्रत यानी स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। एंड सन आर कंबाइंस बिकॉज द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम, ये हमारा ये दिस इज द पिक, ये हमारा
यू कैन सी द पिक फ्रॉम द पिक कि हमारा मून और सन और अर्थ ये हमारा तीनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में आ गई, एक ही सीध में आ चुकी हैं। तो इस कारण से हमारा अब जो हो रहा है सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स हो रहा है, क्योंकि मून ने भी अपनी पावर लगाई हुई है और पीछे से सन ने भी अपनी पूरी पावर लगाई है, तो सबसे ज़्यादा ये टाइड्स हो रहा है। तो दिस इज द स्प्रिंग टाइड, यानी कि वृहत ज्वार भाटा हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी लहरें ज्वार की जो भाटा की होती हैं वो देखने के लिए नजर आती हैं। एंड ये सेम लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होती हैं। एंड ऑल द एट दैट टाइम द हाई टाइड्स आर वेरी हाई, यानी कि जो हाई टाइड होती हैं ऊंची, जो हमारी ये ज्वार भाटाएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं। एंड द लो टाइड्स आर वेरी लो, अर्थात जो हाई टाइड होती हैं वो हाई होती हैं और जो लो होती हैं वो बिल्कुल लो होती हैं, अर्थात वो बिल्कुल पीछे चली जाती हैं, और जो हाई होती हैं वो बिल्कुल ऊपर चली जाती हैं, अप यानी आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी टाइड्स होती हैं, जिसको हम स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। दिस इज द नॉन एज द स्प्रिंग हाई टाइड, अर्थात इसको हम स्प्रिंग हाई टाइड के नाम से जानते हैं, अर्थात बृहत ज्वार भाटा के नाम से इसको जाना जाता है। एंड नीप टाइड्स, जिसको हम लघु ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, अर्थात ये हमारी जो ज्वार भाटा होती है ये हमारी स्प्रिंग की अपेक्षा छोटी होती है, लघु होती है। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमारी ये नीप टाइड कहलाती हैं लघु ज्वार भाटा। तो ड्यूरिंग द मून्स क्वार्टर फेस, यानी कि जब हमारा मून न्यू से स्टार्ट होकर के उसके जो क्वार्टर बनते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है यानी कि 1/4 भाग जो बनता है हमारे मून का चंद्रमा का, तो उसमें क्या होता है हमारा मून अदर साइड में होता है, दूसरी डायरेक्शन में होता है। अभी आप लोग देखेंगे कि हमारा जो मून है ये अदर साइड में है। अब यहाँ पे हमारा केवल जो अर्थ के सामने है केवल सन नज़र आ रहा है, और मून हमारा जो हाफ जो क्वार्टर में है वो क्वार्टर यानी कि हमारा वो दूसरी डायरेक्शन से है। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा से नहीं हो रहा है, जिस कारण से ये जो टाइड्स होती हैं, जो वेव होती हैं, लहरें होती हैं, ये कम उठती हैं। तो दिस इज द रीज़न कि हमारा जो मून है वो न्यू और फुल मून की अपेक्षा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो इसी कारण से ये छोटी वेव होती हैं, लघु वेव कहलाती हैं या लघु ज्वार भाटा के नाम से जानी जाती हैं। ड्यूरिंग द मून्स क्वार्टर फेसेस द सन एंड मून वर्क एट राइट एंगल्स, यानी कि ये एक राइट एंगल पर वर्क करते हैं। जो राइट एंगल आप लोग जानते हैं, राइट एंगल आप लोगों ने देखा है, तो राइट एंगल यानी कि एक साइड में हमारा सन हो जाएगा और दूसरे साइड में हमारा मून हो जाएगा। तो इस कारण से दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो इस कारण से अब हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे समुद्र में हो रहा है, टाइड्स में हो रहा है, वो कम हो रहा है, जिस कारण से हमारी जो वेव हैं वो कम उठ रही हैं। तो ये कंटिन्यू ऐसे वर्क होता है, ड्यूटी ऑफ राइट एंगल पर होती है हमारे मून और सन। एंड द बल्गेस टू द कैंसल ईच अदर, अर्थात दोनों साइड को खींचने में हमारी ये हल्की पड़ जाती हैं। द रिजल्ट इज द स्मॉलर डिफरेंसेस बिटवीन द हाई एंड लो टाइड्स एंड इज नॉन एज द नीप टाइड्स, अर्थात दोनों में ये अंतर होता है कि हमारी बहुत ही कम मात्रा में ये हमारी बहुत ही कम गति से, धीमी गति से ये उठती हैं, लेकिन इतनी गति से तेजी से नहीं उठती हैं। Thus if you compare the water levels would be different during the full and new moon, यानी कि यदि आप स्प्रिंग की और नीप टाइड की अपेक्षा इसको देखेंगे, कि अंतर देखेंगे, तो ये दोनों में अंतर नजर आएगा। स्प्रिंग टाइड में ये बहुत बड़े स्तर से उठती नजर आएंगी और नीप टाइड में ये हमारी लो टाइड में रहेंगी, अर्थात लो गति से उठेंगी। एंड डेज आर कंपेयर्ड एज द क्वार्टर मून ऑन डेज, तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वार्टर मून डेज जब होगा तब भी ये हमारा सेम इसी प्रकार में हमारी ये वेव्स जो है बनते चल जाएंगी। एंड टाइड्स अराउंड द वर्ल्ड, अब टाइड्स अराउंड द वर्ल्ड क्या हैं, अब इनके यूज़ क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो टाइड्स अराउंड द वर्ल्ड, टाइडल चेंजेस द डिफरेंट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे डिफरेंट पार्ट में हमारे जितने ओशंस है, 5 वाटर बॉडीज हैं, तो सब जगह हमारी ये इसी प्रकार से कंटिन्यूड एक डे में एक दिन में हमारे ट्वाइस यानी 2 बार से ये टाइड्स उठती है। यानी जिस साइड में जिस डायरेक्शन में हमारा जब अर्थ मूव करके चली जाती है तो ये दूसरी डायरेक्शन में हमारी जो है चंद्रमा जो होता है, मून जो होता है, ये टाइड्स को क्रिएट करता है। तो टाइड्स अराउंड द वर्ल्ड कैसे होती हैं? टाइडल चेंजेस द डिफरेंट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नियर द इक्वेटर देयर इज वेरी लिटिल नोटिसेबल चेंज बिकॉज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज स्प्रेड आउट ओवर द लार्ज एरिया। यानी कि जो हमारा वेरियस फॉर्म है जो वाटर की पूरे वर्ल्ड में, संसार में,
जो कि हमारे भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया हैं, जैसे देयर इज़ वेरी लिटिल नोटिसेबल चेंज बिकॉज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज स्प्रेड ऑल ओवर दी लार्ज एरिया, यानी कि जो बड़े स्तर पर हमारा वाटर एरिया फैले हुए हैं। एंड द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड ऑकर इन द बे एट द बे फंडी इन द नावा कोटिया, यानी कि हमें अगर सबसे बड़ी जो लहर होती हैं टाइड्स की जो उठती हुई नज़र आती हैं वो हमारी बे ऑफ फंडी जो कि नोवा स्कॉटिया में है वहाँ पर उठती हैं। ये सबसे बड़ी जो टाइड्स, पूरे संसार की सबसे बड़ी जो टाइड्स उठती हैं वो बे ऑफ फंडी यानी कि फंडी की जो खाड़ी है जो नोवा स्कॉटिया में पड़ती है, ये यहाँ पर उठती हैं। द बे इज़ वेरी नैरो, यहाँ पर जो खाड़ी है ये थोड़ा संकीर्ण है, छोटी है। एंड सो वाटर रशिंग इन द फॉर्म ऑफ ओशंस कैन राइज एंड फॉल अप इन द 20 मीटर ए डे, यानी कि ये इतनी नैरो होने के कारण जो यहाँ की जो रेज होती है, यहाँ की जो टाइड्स होती हैं, यहाँ की जो वेव होती है वो लगभग 20 मीटर तक ये एक दिन में उठ जाती हैं। 20 मीटर तक राइज अप हो सकती हैं एंड फॉल हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सबसे बड़ी टाइड्स उठती हैं। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स, अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स, यानी कि इनकी महत्वता क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो टाइड्स होती हैं, ये जो ज्वार भाटा होता है, हम इनको किस प्रकार से इनको हम क्या इनके यूज़ हो सकते हैं, किसको हम इनको अपने उपयोग में ला सकते हैं, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो ये फेनोमेना ऑफ द टाइड्स अफेक्ट मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर पीपल लिविंग ऑन द सोर्स, यानी कि जो छोर्स होते हैं समुद्र के जो किनारे आसपास के जो होते हैं, तो वहाँ पर रहने के लिए हमारे जनजीवन के लिए बहुत बड़ी आशाएं बन सकती हैं। तो जैसे कि हम इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो टाइड्स होती हैं, जो विशाल टाइड्स होती हैं, उठती हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हम इलेक्ट्रिसिटी हम इस पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा इस पर हम बनाई जा सकती है। और इसके अलावा किस प्रकार से हमारे लिए ये लाभकारी हो सकती है, क्या क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो शोर के आसपास के जो लोग होते हैं, तो जब ये टाइड्स बड़े स्तर पर जो उठती हैं तो क्या होता है, अपने साथ बड़े स्तर की जो मछलियाँ होती हैं, जो फिश होती हैं, वो अपने साथ ला करके उनको छोर तक कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। तो इस प्रकार से जो फिशरमैन होते हैं उनको मछलियाँ पकड़ना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती हैं ये टाइड्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। हाई टाइड्स आर हेल्पफुल एज दे इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर नियर द सोर्स एंड हिम इनहेबिटिंग बिग शिप इनटू सेल ऑफ सेफली, अर्थात इसमें हमारे जो नाव होती हैं, जो शिप होती है, जो बड़े जहाज होती हैं, तो इसकी मदद से हमारी वो शिप जो होती हैं वो उनकी गति भी बढ़ाई जा सकती है, तेज़ हो जाती है। यानी कि हमारी जो नाव होती हैं, शिप जो होती हैं, जहाज होती हैं, उनको एक छोर तक उन्हें लाने ले जाने में भी हमारी हेल्पफुल कर सकती हैं। और ये हमारी उन शिप को कठिनाई भी कर सकती हैं। तो ये 10 इस प्रकार है एनेबलिंग बिग शिप्स टू सेल ऑफ सेफली, अर्थात हमारी जो नाव होती हैं वो आराम से सुरक्षित चल सकती हैं। डायमंड्स हार्बर इन द वेस्ट बंगाल मेक यूज़ ऑफ हाई टाइड्स, जो हमारे वेस्ट बंगाल की हैं कि जो क्षेत्र है हार्बर है, तो वहाँ पर हमारी ये टाइड्स जो हाई टाइड्स हैं वहाँ पर बनती हैं। एंड नेक्स्ट हाई टाइड्स रेज द लेवल ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर्स, अर्थात जो नदियाँ होती हैं उसके स्तर को ये ऊंचा कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, क्योंकि जब हमारी जो लहरें होती हैं, टाइड्स जो होती हैं, उठती हैं, वो बड़े स्तर पर पानी को लाकर जो रिवर्स होती है उसमें इकट्ठा कर देती है। तो इस प्रकार से हमारी जो रिवर्स होती है उनका वाटर लेवल बढ़ जाता है। दैट मेक्स सेलिंग फ्रॉम द रिवर पोर्ट्स ईजियर, यानी कि जहाँ से हमारे जो बंदरगाह होते हैं, जब पानी की मात्रा रिवर्स में अच्छी होगी तो वहाँ से हमारे जो बंदरगाह हैं, जो शिप्स हैं, जो चलती है जहाँ से पोर्ट से, वो आसानी से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य संचालन आसानी से हो जाता है। एंड टाइड्स हेल्प द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच इज नॉन पॉल्यूटिंग एंड द रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो स्रोत हमारे लिए बन सकती हैं ये टाइड्स, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत तरीके से लाभकारी है। नंबर एक तो वो पॉल्यूशन नहीं करती हैं, और दूसरी चीज़ ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स होता है, यानी कि ये हमारा कंटिन्यू चलने वाला सोर्स होता है, साधन होता है, जो कि
कभी खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसे साधन है हमारे, तो इस प्रकार से हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है हमारी इन टाइड्स का, कि हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती हैं, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल नॉन पॉल्यूटिंग होती हैं, यानी कि इससे हमारा प्रदूषण नहीं होता है, और ये कंटिन्यू हमारे लिए चलती रहेंगी। अर्थात ये रिन्यूएबल है, अर्थात इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। And high tides help in the carrying the sediments from the mouth of the river and prevent silting और harbor। और इसके अलावा हमारे जो रिवर्स होती हैं, जो बड़े जो समुद्र होते हैं, वहाँ से बड़े स्तर पर ये हमारे जो सिल्ट होता है, जो हमारा सेंडिमेंट होता है, जो तलछट होती है, वो अपने साथ लेकर आ सकती हैं, जो हमें हमारे मिनरल के रूप में वो उस सेंडिमेंट को हम यूज में ला सकते हैं, जो हमारी बहुत सारी चीज़ में यूज़ किया जाता है सेंडिमेंट रॉक्स, जो कि हमारे डिफरेंट टाइम में उसको यूज़ में लाते हैं। तो सेंडिमेंट रॉक्स हमारे उसके द्वारा जो हमारी रिवर्स होती है, जो उसमें उसके माउंट से इसको इकट्ठा करके ला सकती हैं। और इसके अलावा ये एक और भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं कि हमारा फिशिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्ड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, यानी कि जो हमारी फिशिंग इंडस्ट्री हैं, जो हमारी जो इंडस्ट्री जो हमारी फिश से माध्यम से चलती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि जो वाटर होता है, जैसे टाइड्स अपने साथ बड़े स्तर पर पानी को टाइड उठा कर लाता है, और वो पानी के साथ हम बड़े स्तर पर जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो शोर पर आ जाती हैं, छोर पर आ जाती हैं, किनारे पर आ जाती हैं समुद्र के, और उनको पकड़ना आसान हो जाता है। ड्यूरिंग द हाई एंड टाइड फिश कम नियर द कोस्ट, यानी कि जब हमारी ये टाइड्स हाई होती हैं, तो उसके साथ ही हमारी बड़े स्तर पर जो मछलियाँ होती हैं, वो हमारे छोर पर यानी कि समुद्र के तट पर किनारों पर आ जाती हैं। लो टाइड्स इनेबल टू फिशरमैन्स टू द गोइंग टू द ओपन सीज, अर्थात जो लो टाइड्स होती हैं उसमें हमारे मछुआरों के लिए ये इन मछलियों को पकड़ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। एंड हाई टाइड्स हेल्प देम टू रिटर्न द कोस्ट, यानी कि जो हमारे फिशरमैन होते हैं, हमारी जो ये हाई टाइड होती हैं, तो ये हमारे उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जिसमें इनको मछलियाँ पकड़ना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये वेव जो होती हैं, हमारे समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती हैं, ये हमारे इस प्रकार से हेल्पफुल होती हैं। तो ये हमारे इनको हम जो हमने डिस्कस किया है अपनी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बारे में डिस्कस किया, तो ये हमारी टाइड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, हमारे लिए एक नेचुरली एनर्जी स्रोत भी बन सकता है, और जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ के आसपास की लिविंग लाइन है, जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक लाइफ लाइन भी कही जा सकती है। तो ये बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे पर्पज़ से हमारी जो टाइड्स होती हैं, समुद्र में उठने वाली ये विशाल लहरें जो होती हैं, ये बहुत तरीके से यूज़फुल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द ओशन करंट और टाइप्स ऑफ करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओशन करंट्स एंड टाइप्स ऑफ करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So thank you and have a nice day.